बल्किस कुर्सी पे चढ़ी ऊपर बनी कैबिनेट को खोले खड़ी थी, जबकि वो सामने व्हील चेयर पे बैठी गर्दन ऊपर उठाए उसे हिदायत दे रही थी। उसके और हुमायूं के टूटे ताल्लुक की बात अभी मुलाजिमत तक नहीं पहुंची थी। ब्लू कलर का वेलवेट कोट का एल्बम होगा, साइड पे देखो, ये वाला बीबी। उसने एक एल्बम निकाल कर वहीं से लहराया। ये मैरून है बल्किस, मैं ब्लू कह रही हूँ, नीला आसमानी रंग। वो उस एल्बम की तलाश में स्टडी के कई दराज शेल्फ छनवा चुकी थी। अब ऊपर वाले कैबिनेट्स की बारी आई थी। एक मिनट जी, उसे शायद कुछ नजर आया था। कुछ देर अंदर सर घुसाए हाथ मारती रही, फिर कहीं पीछे से खींचकर एल्बम निकाला। यही है, लाओ मुझे दो। उसने सुकून की गहरी सांस अंदर को खींची। ये ले जी। बल्किस ने रंगे पांव जमीन पर रखे और एल्बम उसको थमा कर चप्पल उड़सने लगी। मैं जरा हांडी देख लूं? हाँ जाओ। उसने एल्बम दोनों हाथों में लिया, उस पर जमी गिरती झाड़ी और पहला सफा खोला। ये आगा हाउस में खींची गई मिली जुली तस्वीर का एल्बम था। जब अपनी शादी के बाद आगा हाउस गई थी तो वापसी पे अपनी कुछ दूसरी चीज़ों की हमरा अपने साथ ले आई थी। उसमें ज़्यादा तस्वीर उसकी अपनी थी, कहीं वो 13 साल की थी तो कहीं 19 साल की। कुछ तस्वीर खानदान में होने वाली शादियों की भी थी। वो महू से उनको देखती सफ़े पलटने लगी। मालूम नहीं ये सब लोग अब किधर थे, सिवाय आरजू के। किसी का कुछ पता नहीं था और आरजू से उनका पता वो पूछना नहीं चाहती थी। वैसे भी इस रोज के बाद आरजू इधर नहीं आई थी। हाँ, हर शाम हुमायूं कहीं बाहर निकल जाता था। एक दफा पूछने पे बल्किस ने बताया कि वो किसी दोस्त के साथ इस वक्त शाम की चाय पीते हैं और दोस्ती का एक नज़ारा तो उस रोज मरकज के रेस्टोरेंट में देख ही चुकी थी। सो अब मस्जिद खरीदने की हाजत नहीं रही थी। और रहे ये लोग तो उनकी तस्वीरें देखते वो हमेशा की तरह यही सोच रही थी कि उनका क्या बना, कि वो अभी तक बेमहार घूम रहे हैं या अल्लाह ने उनकी रस्सी खींची। जुल्म वालिदीन की नाफरमानी तो दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा दुनिया में भी लाजिमन मिलती है। तो क्या उनको सज़ा मिली? क्या उनको एहसास हुआ? और सबसे बढ़कर क्या उस शख्स को सज़ा मिली जो इस वक्त उसके सामने तस्वीर में मुस्कुरा रहा था? आगा फवाद करीम, आगा जान का वली अहद, जिसने इसको बिकाऊ माल बनाया, ब्लैकमेल की तमाम जायदाद अपने नाम लिखवाया, फिर उसकी गर्दन पे पिस्तौल रखकर फरिश्ते को धमकाया, घर से निकलवाया और बाद में जाने हुमायूं को आकर क्या कह गया था कि हुमायूं उसकी शक्ल देखने का रवादार न रहा था। हांडी नहीं लगी थी शुक्र मालिक का, बल्कि इस तेजी से वापस अंदर दाखिल हुई थी। उसने ख्यालात से चौंक सर उठाया। हाय, कितनी सुहानी फोटो है, ये आपके घर वालों के हैं जी? वो खुले एल्बम को देखकर इश्तियाक से उसके कंधे के साथ खड़ी हुई और सर झुकाए देखने लगी। हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं। उसने सफ़ा पलटा। अगले सफ़े पे आरजू और फवाद ताई अम्मा के साथ खड़े थे। ये खानदान की किसी शादी का फोटो था। ये तो वो है। बल्किस गोया हैरत ज़दा रह गई। तब उसे याद आया बल्किस ने ही तो उसे फवाद के आने का बताया था। शायद वो उसे पहचान गई थी। ये आपके रिश्तेदार हैं जी? ये तो इधर आती रही थी। कमाल है, मुझे पता ही नहीं था। कौन ये लड़की? उससे हैरत हुई। वो तो समझी थी कि बल्किस फवाद की बात कर रही है। हाँ जी, ये आरजू बीबी। उसने आरजू के चेहरे पे उंगली रखी। हाँ, ये मेरी कजिन है और इस साथ फवाद है जो हुमायूं के पास आया था। आया होगा जी। वो अभी तक इश्तियाक से आरजू के कपड़े देख रही थी। उसके अंदाज में जरा सी लापरवाही थी। एकदम महमल को कुछ खटका। उसे लगा वो किसी गलत फहमी का शिकार है। बल्किस, ये वही बंदा है जो उस रोज हुमायूं के पास आया था जब हुमायूं ने फरिश्ते को डांटा था। उसने एल्बम जरा उसके करीब किया। तुम्हें याद है, तुमने मुझे बताया था? न जी, ये तो कभी नहीं आया। ये कभी नहीं आया? उसे झटका लगा था। तो फिर वो कौन था? पता नहीं जी, कोई आपका रिश्तेदार था, आपके चचा था या किसी का बेटा था। मेरे चचा का बेटा? एक मिनट, ए देखो। वो जल्दी जल्दी एल्बम के सफ़े पीछे को पलटने लगी, फिर हसन की तस्वीर पे रुकी। ये था? नहीं जी, ये तो बड़ा बाबू लोग है बीबी। वो तो उम्र में कम था। क्या मतलब कम था? उलझी। बल्कि मतलब से खड़ी थी, जैसे अपनी बात सही न पहुंचा पा रही हो। अच्छा, ये तो नहीं? उसके साथ लगी वसीम की तस्वीर की तरफ इशारा किया। बल्कि पहले नची में सर हिलाने लगी, फिर एकदम रुक गई और चेहरा झुकाकर गौर से तस्वीर को देखा। काफी देर तस्वीर को बगौर देखे गई। हाँ जी, ये वाला था। यही हो था? तो क्या वसीम? वो अभी हैरान भी न हो पाई थी कि बल्किस ने मुइस की शक्ल पे उंगली रखी जो तस्वीर में वसीम के साथ खड़ा था। इस सिद्रा की मंगनी की तस्वीर थी। मुइस? वो मुइस था? मुइस आया था? उसे शद्दत सी रह गई। यही था बीबी, मुझे अच्छी तरह याद है। अभी जरा बच्चा लग रहा है, मगर ये शायद पुरानी तस्वीर है जी। जब इधर आया था तो उससे बड़ा था, मुझसे भीग रही थी, कद भी ऊंचा लंबा था। मैं आपको कह रही थी ना कि उम्र में कम था।
और वो तो ऐसे दम बखुद बैठी थी कि कुछ कह ही नहीं सकी। तस्वीर में मुइज़ 12 साल का था, अब 20 का होगा, और जब वो इधर आया था तो यकीनन 17 बरस का होगा। मगर वो क्यों आया, वो क्यों हुमायूं से लड़ा, वो दोनों क्यों बुलंद आवाज में लड़ते झगड़ते रहे? बहुत से सवाल थे जिनके जवाब उसे मालूम न थे। बल्कि से पूछना बेकार था। उसने पहले जब उसके कजिन का जिक्र किया था तो ऐसे ताजीम से उन और वो आए जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो बिल्कुल गलत समझ बैठी। मगर खैर, बल्कि इसका कसूर नहीं था, और पता नहीं किसका कसूर था। उसने बेदिली से एल्बम बंद किया और मेज पे रख दिया। चमकीली सुबह बरामदे पे फिसल रही थी, बल्कि पाइप लगाए सफेद संगमरमर का चमकता बरामदत हो रही थी, और सुबह नाश्ते का वक्त था। हुमायूं को उसके कमरे में नाश्ता देकर बल्कि सब उधर मसरूफ थी। तैमूर किधर था उसे कुछ पता नहीं था। वो आज अपनी फजर की तिलावत नहीं कर सकी थी, और अब उधर व्हील चेयर पे बैठकर वही करना चाह रही थी, मगर बार बार ध्यान बढ़ जाता था। बल्कि पाइप उठाई बरामदे से नीचे उतर गई। अब वो ड्राइवर पे पानी डाल रही थी। बरामदे के फर्श पे कहीं कहीं पानी चमक रहा था। दफअतन दरवाजा खुला तो चौंक कर देखने लगी। हुमायूं अजलत भरे मसरूफ अंदाज में कफ बंद करता बाहर आ रहा था। उसने महमल को उधर बैठे देखा या नहीं, उसके बेनियाज अंदाज से ये पता लगाना मुश्किल था। वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बल्कि से झाड़ू उठाई और भाग कर पाइप ड्राइवर से हटाया। चौकीदार जो घास काट रहा था फुर्ती से आगे बढ़ा और गेट के दोनों पट खोल दिए। वो गाड़ी में बैठा जोर से दरवाजा बंद किया और पीछे देखते हुए गाड़ी निकाल कर ले गया। गेट के दोनों पट खुले रह गए। चौकीदार ने अभी उन्हें बंद नहीं किया था। वो वापस रांती उठाए घास की तरफ आ गया था। बल्कि फिर से पाइप का फव्वारा सफेद बिजली के ड्राइवर पे डालने लगी। वो सर झटक कर अपनी आयात की तरफ मतवजा हुई, मगर फिर पढ़ते पढ़ते निगाह फिसली। पहले नाखूनों के किनारों को देखा, फिर हाथों को, फिर उनसे होती हुई पैरों पे जा टकी और फिर से पाइप के पानी की तरफ भटक गई। खुले गेट के उस पार सामने वालों का गेट भी खुला नजर आ रहा था। वो बेध्यानी में किसी सोच में गुम उधर देखे गई। सामने वाले के गेट के पास एक लड़की खड़ी थी। उसके कंधे पे प्यारा सा फूले फूले गालों वाला बच्चा था। साथ ही गाड़ी का दरवाजा खोले एक गुड लुकिंग सा आदमी मुस्कुरा कर उन्हें कुछ कह रहा था। लड़की हंस रही थी। फिर वो आदमी जो गालिबन उसका शौहर था गाड़ी में बैठ गया, और लड़की बच्चे का हाथ पकड़कर बाय बाय के अंदाज में गाड़ी की तरफ हिलाने लगी। बच्चा कलकारियां मार रहा था। आदमी ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। एक मुकम्मल खूबसूरत फैमिली। वो चुपचाप उन तीनों को देखे गई, यहाँ तक कि गाड़ी फराटे भरती सड़क पे आगे निकल गई और लड़की बच्चे को कंधे से लगाए गेट बंद करने लगी। उसने हौले से सर झटका और अपनी बिल्कुल खामोश नजरें वापस कुरान पे झुका दी और पढ़ा कि आगे क्या लिखा हुआ था। उसकी तरफ मत देखा करो जो हमने दूसरे जोड़ों को अता किया है। महमल ने बेख्तियार ठंडी सांस लेकर सर उठाया, फिर इधर उधर गर्दन घुमाई। बल्कि से अपने काम में मगन थी और चौकीदार अपने काम में। वहाँ किसी ने उसके एक लम्हे की वो नजर नहीं पकड़ी थी। मगर उसने जरा सी गर्दन ऊपर उठाकर आसमान को देखा। मगर कोई था जो उसके लम्हे भर के लिए भटकी निगाह भी पकड़ लेता था और किसी दूसरे को बताता भी नहीं था। खामोशी से उसे तंबिया कर देता था, समझा देता था। बहुत एहसान थे उसके उस पर। वो तो शुक्र भी अदा नहीं कर सकती थी। बल्कि आज कौन सा दिन है? एकदम उसे ख्याल आया तो उसे पुकारा। जुम्मा है जी। वह पाइप बंद करके उसे समेट रही थी। ओह अच्छा, उसे याद आया आज तो सूर्य कब पढ़नी थी, जाने वो कैसे भूल गई। वो खुद को सरजनिश करती कुरान के सफ़े पलटने लगी। चौकीदार गेट बंद करके अपने क्वार्टर में चला गया। बल्कि अंदर वो बरामदे में तन्हा रह गई थी। पहले कुरान से पढ़ने का सोचा, फिर सूर्य कफ याद थी ही। सो कुरान मेज पे रखा और सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद ली। कभी कभी उसको लगता था उसकी जिंदगी मुसहफ़े कुरान की गिर्द ही घूमने लगी है। उसका कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें उसका किरदार न हो। हर लम्हे हर वक्त कुरान को अपने साथ रखती थी। अब उसके बगैर उसका गुजारा भी न था। आंखें मूंदे और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह कहफ पढ़ने लगी। उस ठंडी सुबह में हर तरफ खामोशी और मिट्टी से चाशनी छा गई थी। वो आंखें मूंदे अपनी तिलावत कर रही थी। हम हस्बत अन असहाबल कहफ वल रकीम। अभी उसने नवी आयत असहाबुल कहफ तक ही पढ़ी थी कि किसी ने अगला लफ्ज वल रकीम पढ़ दिया। उसके हिलते लब रुक गए। बहुत हैरत से चौंकते उसने आंखें खोली। सामने खुले दरवाजे में तैमूर खड़ा था। अपने नाइट सूट में मलबूस कच्ची नींद से खुमार आलूद आंखें लिए वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था।
वो सांस रोके उसे देखेगी। चंद लम्हों के लिए सारे में सन्नाटा छा गया। वो दोनों बिना पुतलियों को हरकत दिए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और फिर उसी तरह तैमूर की बुरी आंखों को निगाह में ले उसने गोले से लब को लिया। फिर से आयत दोहराई, अम हसबत अन असहाबल कहफ। वो दानिस्ता रुकी तो तैमूर के नन्हे सिर खोट हरकत की। वल रकीब कान मन अहदतना अजबा। उसने उसे अपनी नजरों के इशारे में ले आयत मुकम्मल की। तैमूर उसी तरह साख्त सा मुजस्समे की तरह खड़ा था जैसे बरामदी अरलान में महबूत हुई खल्क का हिस्सा हो। इधर आओ, वो बिना पलक झपके उसे देखते हुए बोली। वो किसी मामूल की तरह आहिस्ता से छोटे छोटे कदम उठाकर उसके करीब आया। उसने उसके हाथ थामने को दोनों हाथ बढ़ाए और किसी सहज़दा शख्स की तरह तैमूर ने अपने छोटे छोटे हाथ उसके हाथों में दे दिए। तुम्हें कैसे पता चला कि असहाबुल कहफ के बाद अल रकीम आता है? वो खामोश खड़ा रहा जैसे उसे खुद भी न मालूम हो। तुम्हें सूरह कहफ आती है? नरमी से उसके हाथ थामे महमल ने पूछा तो उसने आहिस्ता से सर को नफी में हिलाया। फिर तुम्हें कैसे पता चला? इट जस्ट स्लिप्ड, मेरे मुंह से निकल गया। वो अटक अटक कर बोल रहा था। आंखें अभी तक महमल के चेहरे पे जमी थी। उसे याद था कि तैमूर की प्रेगनेंसी में वो हर जुम्मा को यूं बैठकर आंखें मूंदे बुलंद आवाज में सूरह कहफ पढ़ा करती थी ताकि वो जन्म लेने से कबल ही कुरान का आदी हो। और शायद वाकई आदी हो गया था। शायद 7 साल बाद उसने आवाज़ सुनी थी, तुम्हें और सूरतें आती हैं? उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। वो अपने हाथ अभी तक महमल के हाथों में दिए खड़ा था। तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? उसने इस्बात में गर्दन को जंबिश दी। मस्जिद जाते हो या कहीं और से सीखा है? घर पे कारी साहब लगवाए थे डैडी ने। कितनी दफ़ा कुरान ख़त्म किया है? 2 टाइम्स। ओह, क्या कारी साहब का कुरान भी यूँ सुना करते थे जैसे मेरा सुनते हो? नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते थे। और मैं, आप अच्छा बोलती हो। वो अब भी अटक अटक कर बोल रहा था। और फरिश्ते का अच्छा लगता है? शी नेवर रीड्स, वो कभी नहीं पढ़ती। वो रिसाइट तिलावत को रीड पढ़ना कह रहा था मगर वो वक्त उसकी गलती निकालने का था, नहीं ये बताने का कि कौन सा तुम्हारी सन पढ़ती होगी। वो लम्हे तो बहुत खास थे, उनको ज़ाया नहीं करना था। तुम ऐसा पढ़ सकते हो? नो, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। पढ़ना चाहती हो? वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। मेमन ने आहिस्ता से उसके हाथ छोड़े। चलो कल सुबह फिर पढ़ेंगे। और सर व्हील चेयर की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद ली। उसने सोचा कि उसे खुला छोड़ दे, अगर उसका हुआ तो वापस आ जाएगा, न हुआ तो नहीं आएगा। काफ़ी देर बाद उसने आंखें खोले तो तैमूर उधर नहीं था। फर्श का पानी सूख चुका था, चिड़िया उड़ गई थी, सिर के कीड़े अपने बिलों में जा चुके थे, चूंटियाँ भर गई थी, सफ़ेद बिल्ली भी वापस चली गई थी। और अल्लाह की तरफ बुलाने वाली बात से अच्छी बात किसकी हो सकती है भला? उसने भी इख्तियार सोचा था। दुश्मन को दोस्त बनाने का आसान तरीका तो इसी आयत में दे रखा था। उसकी समझ में ज़रा देर से आया था। अगली सुबह लॉन में पहले से मौजूद था। लॉन में लाउंज की खिड़की खुलती थी और उसके सामने तैमूर का कमरा था। आवाज़ का रास्ता साफ और खुला था। पिछला पूरा दिन उसने दारिसा तैमूर का सामना नहीं किया था। वो भी कमरे से बाहर नहीं निकला। उसकी गालिबन छुट्टियां थी, सो आजकल घर पे ही होता था। वो जानती थी कि कल कुरान सुनाकर उसने तैमूर को जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है। अगर वो वाकई कुरान की चाह रखता है तो उसके अंदर मज़ीद सुनने की ख्वाहिश ज़रूर भड़केगी और वो खुद ही चल कर आएगा। उसने 9 माह से कुरान सुनाया था। उस 7 सालों में उसे कैसे भूल सकता था? बल्कि उसे लॉन में ही टेप रिकॉर्डर सेट करके दे दिया था। उसे मालूम न था कि तैमूर जाग चुका है, अभी सो रहा है। फिर भी उसने प्ले का बटन दबाया और आवाज़ ऊँची कर दी। कारी मशारी की सूरह कहफ चलने लगी थी। गो के कारी हजरात और भी बहुत अच्छे थे, मगर जो बात कारी मशारी के धीमे पुरसूस अंदाज में थी वो उसे दुनिया में कहीं नहीं मिली थी। सूरह कहफ शुरू होती और उसके आंसू बहने लगते थे। पहले रुको अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि बरामदी का दरवाज़ा खुला और तैमूर भागता हुआ बरामदी की सीढ़ियाँ उतरकर घास पे आया। फिर उसे बैठे देखकर उसके कदम सुस्त पड़ गए। वो कहिनियों तक आस्तीने फोल्ड किए हुए था, जिनके किनारे और उसके बाजू गीले थे। चेहरे और माथे पर गिरे बाल भी गीले थे, पाँव भी धुले लग रहे थे। शायद वो वज़ू करके आया था। उसने मुस्कुराकर सर खम करके उसे सामने बैठने का इशारा किया। वो सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया और सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। दोनों खामोशी से सर झुकाए बैठे। वो मुतर्रम सी आवाज़ सुनते रहे जो घर वालों और कुत्ते वालों का किस्सा बयान कर रही थी, उन चंद नौजवानों का किस्सा जो कहीं चले गए थे
और दो बागों के मालिक का किस्सा जिसे अपनी माल और औलाद पे बहुत गुरूर था, और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो अल्लाह के एक बंदे से मिलने उस जगह को ढूंढ रहे थे जहाँ मछली ने समंदर में रास्ता बनाया था, और उस गर्दिश करने वाले आदमी का किस्सा जो सफ़र करता हुआ मशरिक व मगरिब तक जा पहुँचा था। वो 4 किस्से थे जो कुरान के दरमियान में रख दिए गए थे। जब वो खत्म हुए तो तैमूर ने सिर उठाया। मैं मतलब स्टॉप का बटन दबा रही थी। तुम्हें पता है ये किसकी आवाज़ है? तैमूर ने नफी में सर हिलाया। एक कारी मशारी थे। तुम्हें पता है वो कौन है? उसने फिर गर्दन दाएं बाएं हिलाई। पहले वो सिंगर थे, फिर उन्होंने कुरान पढ़ा तो गुलकारी छोड़ दी और कारी बन गए। उनके 11 मुख्तलिफ टोन्स में कुरान मौजूद है, मगर मुझे ये वाली टोन सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम्हें पसंद आई? जी, वो बेसाख्ता कह कर उठा। कौन कह सकता था कि वही चीखता बदतमीजी करता बच्चा था जो अब झाग की तरह बैठ चुका था। चंद लम्हे वो खामोशी से अपने बेटे को देखती रही। आखिर था तो बच्चा ही, कितना नाराज़ रह सकता था भला। और फिर आहिस्ता से बोली, मुझसे अभी तक खफा हो? तैमूर ने आंखें उठाकर खामोशी से देखा, मुझसे कुछ न बोला। क्यों खफाती मुझसे? वो चुप रहा, बिल्कुल चुप। तुम्हें मैं बहुत बुरी लगती हूँ? तुम्हारा दिल करता है कि तुम मुझे कत्ल कर दो? नो नेवर, वो घबरा कर कह उठा, फिर एकदम चुप होकर लब काटने लगा। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम मेरे लिए अस्पताल फूल लेकर आते थे, मुझसे इतनी बातें करते थे, मेरे हाथों पे प्यार करते थे। तुम्हें भूल गया है? उसकी भूरी आंखों में इस्तेजाब फैल गया। आपको सुनाई देता था सब? जिंदगी में पहली बार उसने महमल से यूँ बात की। वो अंदर से तड़प कर रह गई। तुम्हें लगता था कि मैं अपने तैमूर की बात नहीं सुनूंगी? क्या ऐसा हो सकता है? उसने उल्टा सवाल पूछा। तरदीद नहीं की। न वो झूठ बोलना चाहती थी, नहीं उसे मायूस करना चाहती थी। आप फिर इस रात बोलती क्यों नहीं थे जब डैडी ने मुझे मारा था? आपको सब सुनता था तो आप बोलती क्यों नहीं थे? उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी, गुस्से से नहीं, दुख से। मैं बोल नहीं सकती थी, मैं बीमार थी। और डैडी ने तुम्हें क्यों मारा था? वो तड़प कर रह गई थी, मगर बजाय खुद को कंपोज रखा। वो इस चुड़ैल से शादी कर रहे थे। मैंने उससे बहुत लड़ाई की थी। उसकी मोटी मोटी भूरी आंखें डबडबा गई। वो कहते थे वो उस बीच से शादी कर लेंगे, वो आपको डाइवर्स कर देंगे। मैं उनसे बहुत लड़ा था और एकदम वो फूट फूट कर रोने लगा। तैमूर मुतहिर रह गई। उसने कभी उसे रोते नहीं देखा था। इधर आओ मेरे पास। वो अपने छोटे छोटे हाथ चेहरे पे रखे रो रहा था। महमल ने बेख्तियार बाजू बढ़ाकर उसके हाथ थामे। मेरे पास आओ। उसे हाथों से थाम कर खड़ा किया और खुद से करीब किया। डैडी ने क्यों मारा तुम्हें? मैंने कहा था मैं उनको और उस बीच को घर में नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ बुरी औरत है। मैंने उन पर बहुत शॉट किया तो उन्होंने मुझे इधर थप्पड़ मारा। उसने हाथ अपने आंसू से भीगे गाल पे रखा। महमल ने बेख्तियार उसका गाल चुमा। वो बैठी थी और उसके साथ खड़ा रो रहा था। तो फिर मेरे पास आए थे? हाँ, मैं उतनी देर तक आपके पास रोता रहा था, बट यू आर स्लीपिंग। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। आप बोलती नहीं थे। आपने मुझे प्यार नहीं किया और तुम मुझसे नाराज़ हो गए। वो हिचकियों के दरमियान आंसू पोंछ रहा था। मैं तब बीमार थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना। अब तो तुम नाराज़ नहीं हो? हथेली की पुष्टि से आंखें साफ करते उसने नफी में सर हिलाया। उसने बेख्तियार उसे गले से लगा लिया। एकदम ही उसके अधूरे वजूद में ठंडक उतर आई। उससे लगा वो मुकम्मल हो गई है। अब उसे किसी हिमायू दाऊद नामी शख्स की ज़रूरत नहीं थी। उसे उसका तैमूर वापस मिल गया था। वो दिन बहुत खूबसूरत था जब वो दोनों खूब रो चुके तो फिर मिल बैठकर खूब बातें की। कभी लॉन में, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी लॉन्च में, फिर तैमूर के कमरे में। उससे बात करके महमल को पता चला था कि उसका ये रवैया उस रात का रद्द अमल था जो उसने हिमायूं से थप्पड़ खाने के बाद महमल को पुकारते गुजारी थी। शायद वो सारी रात रोता रहा था, मगर उसकी माँ ने जवाब नहीं दिया तो उससे बदसन हो गया। मगर बच्चा था, आखिर कितनी देर नाराज रह सकता था। बिलाखिर अपने अंदर का सारा लावा निकाल कर अब ठंडा पड़ चुका था। और ये बदगुमानी की आदत तो उसने अपने माँ और बाप दोनों से वरसे में ली थी। उसका कसूर नहीं था। उसकी बातों से महसूस होता था कि वो आरज़ू और हिमायूं के ताल्लुक को भी जानता है, मगर महमल दानिश उस मौजू को नहीं छेड़ती थी। महमल को एहसास हुआ था कि तैमूर गैर मामूली ज़हीन और समझदार लड़का था। वो एक एक चीज़ के बारे में खबर रखता था। उसे मालूम था कि कब हिमायूं ने उसे तलाक दी, कब उसे झड़का, कब उस पर चिल्लाया। दूसरे हर्षे जो उन दोनों के दरमियान थी, वो जाहिर करता था कि उसे उससे नफरत है, मगर उसके बावजूद वो उसके हर पल की खबर रखता था।
अगर डैडी ने आपकी डाइवर्स वापस न ली तो आप यहाँ से चली जाएंगी। वो दोनों तैमूर के कमरे में बैठे थे जब उसने बेहद उदासी से कहा, जाना तो है पर अभी टू एंड ऑफ मंथ आप इधर ही है ना। आपकी डाइवर्स के 3 मंथ बाद तक आपने यहीं रहना है ना। वो अपनी बातों से उसे हैरान कर देता था। उसकी उम्र इतनी नहीं थी मगर वो हर बात समझता था। हाँ, अभी तो हाफ मंथ हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है। क्या पता डैडी डाइवर्स वापस ले ले। उसने सोचा कि उसे समझाए कि पहली तलाक वापस नहीं होती बल्कि इसमें रुजू हो सकता है, मगर उसके नन्हे दिमाग को खौमखा कहाँ उलझाती। सो बात बदल दी। मुझे अपनी बुक्स दिखाओ। आप टॉपिक मत चेंज करें, मैं आपको सारी बुक्स दिखा चुका हूँ। ओह, मेरा मतलब था कि कॉपीज दिखाओ। महमल महमल, इससे पहले कि तैमूर जवाब देता उससे फरिश्ते की आवाज़ सुनी जो बाहर उसे पुकार रही थी। उसकी व्हील चेयर दराज से ज़रा दूर थी, सो उसने तैमूर को इशारा किया, बेटा दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ नो। उसने बुरा समूह बनाकर वहीं बेड पे बैठा रहा। महमल, फरिश्ते की आवाज़ में परेशानी थी। तैमूर, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, खाला बुला रही है। वो चाहती तो फरिश्ते को आवाज़ दे लेती मगर अभी वो तैमूर को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। शी इज़ नॉट माई खाला। वो मुँह में बदबदाता उठा। दरवाज़ा आधा खोलकर सर बाहर निकला और गुस्से से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। ओह सॉरी सुन्नी, मैं महमल को ढूंढ रही थी। फरिश्ते की हजल से आवाज़ आई, शी इज़ विथ मी, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस। वो मेरे साथ है, प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करिए। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वापस मुड़ा तो महमल कदरे खफा से उसको देख रही थी। वो मेरी बहन है, तुम उसे मुझसे बात भी नहीं करने दोगे बेटा। आप क्यों इस विजन नंबर 2 को पसंद करती है? मेरा तो दिल करता है उसे कहूँ अपना ब्रह्मस्टिक उठाए और यहाँ से चली जाए। बिगड़ कर कहते उसने पलट कर दरवाज़ा खोला। आ जाओ। फरिश्ते का चेहरा दिखाई दिया तो महमल ने मुस्कुरा कर कहा। वो हैरान से दरवाजे में खड़ी थी। तुम और सुन्नी? ओह गॉड, ये सब कैसे हुआ? वह हैरत ज़दा भी थी और खुश भी। बस अल्लाह का शुक्र है। उससे मुस्कुराहट दबाकर कंधे उठ गए जैसे खुद भी उस खुशगवार वाक़े पे लाजवाब हो गई हो। आई एम सो हैप्पी महमल। फर्द जज्बात से फरिश्ते की आंखें डबडबा गई और इससे पहले कि महमल जवाबन कुछ कह पाती तैमूर जोर से बोला, नो यू आर नॉट। अब झूठ बोलती है, मुझे सब पता है। फरिश्ते का चेहरा मान पड़ गया। सुन्नी, मैं यू कैन गो नाउ, जस्ट गो अवे, एकदम जोर से चिल्लाया। फरिश्ते लपकाटते एकदम पलटी और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। तैमूर भी गुस्से से मुट्ठियां पीछे बैठा था। वो गई तो उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और करीब रखा कागज उठाकर फाड़ डाला। फिर उसके टुकड़े दरवाजे पे दे मारे। महमल बगौर उसका रवैया देख रही थी। वो वापस आकर बेड पे बैठा तो उसने उसकी रफ कॉपी उठाई, 3 सफ़े फाड़े तैमूर की जानी बढ़ाई। लो, इनको भी फाड़ो। तैमूर ने पहले जरा हैरत से उसे देखा, फिर झपट कर कागज पकड़ा और उनको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये भी फाड़ो। वो उसकी कॉपी से एक एक सफ़ा निकाल कर उसे पकड़ाती जा रही थी और वो ईर्ष्याना अंदाज में उसे फाड़ता जा रहा था, यहाँ तक कि वो थक गया और सर हाथों पे गिरा दिया। महमल ने उसकी कॉपी बंद करके बेड पे डाल दी। उठो, पानी पियो और मुझे भी पिलाओ। उसके अंदर का लावा बाहर आ चुका था, सो खामोशी से उठा बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वापस आया तो हाथ में पानी से भरा शीशे का गिलास था। महमल ने गिलास थमा, पानी पिया, फिर गिलास वापस उसकी तरफ बढ़ाया। इसको भी दीवार पे मारो और तोड़ दो। तैमूर लब काटे से देखता रहा, ग्लास लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसे तोड़ना चाहते हो? नो, अब वो ठंडा पड़ चुका था। चलो लॉन में चलते हैं, मैं तुम्हें एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। उसकी बात पे मुस्कुरा दिया और ग्लास से लेकर दरवाज़ा खोला, फिर एक तरफ हटकर उसे रास्ता दिया। वो आसूदगी से मुस्कुराती व्हील चेयर के पहियों को दोनों हाथों से घुमाती आगे बढ़ने लगी। वो दोनों लॉन्च में बैठे थे। महमल के हाथ में कुरान की किस्म की किताब थी और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तैमूर को सुना रही थी। उन गुजरे कुछ दिनों में उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे किस्से उसे सुना डाले थे। वो चाहती थी कि तैमूर में कुरान का शौक़ पैदा हो जाए। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल खाली हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो लाशवरी तौर पर रुक गई। जानती थी उस वक्त कौन आया होगा। भारी कदमों की चाप सुनाई दी। उसने सर नहीं उठाया। आगे बताए ना मामा। तैमूर चंद लम्हों के इंतजार के बाद बेचैन हुआ। उसी पल हिमायूं अंदर दाखिल हुआ। बेसाख्ता ही महमल ने सर उठा लिया। वो थका थका से सुर्ख आंखें लिए आसीन कहने तक फोल्ड किए चला आ रहा था। उन दोनों को इकट्ठा बैठे देखकर एकदम ठिठक कर रुका। आंखों में वाज़ेह हैरत और उलझन उभरी। वो पिछले दिनों काफ़ी देर से घर आ रहा था, सिवाय इत्तेफाक वो इन दोनों की उस दोस्ती के बारे में कुछ जान सका नहीं, देख सका।
महमल ने निगाहें किताब पे झुका ली और आगे पढ़ने लगी। उसी लम्हे फोन की घंटी बजी। तैमूर सोफे से उठा, लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ देर तक वो दूसरी तरफ सुनता रहा, फिर सर हिलाया। जी वो हैं। एक मिनट। वो रिसीवर हाथ में पकड़े महमल की तरफ घुमा। उसी पर हुमायूं के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मामा आपका फ़ोन है। कौन है? वो ज़रा हैरान हुई। उसके लिए भला कहाँ फ़ोन आते थे? वो कह रहे हैं कि उनका नाम आगा फवाद है। तैमूर ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाया। तार लंबी थी, रिसीवर उस तक पहुंच ही गया। आगा फवाद, वो बेयकीनी से बड़बड़ाई, फिर रिसीवर थामा। कितनी देर उसे कान से लगाए बैठी रही। हे हेलो। और फिर बमुश्किल लफ्ज़ लबों से निकल ही पाया था कि किसी ने सख्ती से रिसीवर उसके हाथ से खींच लिया। महमल ने बुरी तरह चौंक कर पीछे देखा। मेरे घर में ये सब नहीं होगा, यहाँ से जाकर जो भी करना हो कर लेना। रिसीवर हाथ में लिए दृष्टि से कहकर महमल के साथ आगा फवाद को भी सुना चुका था। वो शशदर सी बैठी रह गई। हुमायूं ने एक शोलाबार निगाह उस पर डाली और रिसीवर खटाक से क्रेडल पे डाल दिया। फिर जैसे आया था उसी तरह तेज से सीढ़ियाँ चढ़ता गया। तैमूर खामोशी से मगर बगौर सब देख रहा था। हुमायूं वापस सो लिया तो आहिस्ता से महमल की तरफ बढ़ा। मामा। उसने होले से महमल का हाथ छुआ, फिर हिलाया। उसी तरह शक सी बैठी थी। एक दफ़ा पहले भी उनका फ़ोन आया था आपके लिए। डैडी ने तब उनको कहा था कि यहाँ कोई महमल नहीं रहती। मामा, डैडी उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो तो आपकी कज़िन है ना। वो अभी तक सुन थी। पहली दफ़ा हुमायूं ने इतनी जहरीली बात की थी। इतना सारा जहर उसके अंदर किसने भर दिया था? अच्छा छोड़े ना, मुझे स्टोरी आगे सुनाए। वो उसके साथ सोफे पे बैठ गया और उसका हाथ हिलाकर उसको मतवजा किया। महमल ने सर झटक कर किताब उठा ली और लॉन में बैठे थे और तैमूर पानी का पाइप उठाए घास पे छिड़काव कर रहा था। कतरे मोतियों की तरह सब्ज तिनकों पे गिर रहे थे। वो चेहरे पे ढेरों सुकून ले उसे देख रही थी। इमाम शाफी कहते थे कि आजमाइश जब बहुत तंग हो जाती है तो फिर वहीं से खुल जाती है। ठीक ही कहते थे। जब उसे जिंदगी में गुप्त अंधेरा नजर आने लगा था, वहीं पे फजर की पहली किरण चमकी थी। हुमायूं की बेवफाई का गम अब इतना शदीद नहीं रहा था जितना उससे कबल था। तैमूर की मोहब्बत मरहम का काम कर रही थी। शाम उतर रही थी जब उसने गेट पे आहट सुनी तो गर्दन मोड़ कर देखने लगी। फरिश्ते ने बाहर से हाथ अंदर करके गेट का हुक खोला था और अब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। उसके हाथ में हैंडबैग था और अपने मखसूस से अबाया और स्कार्फ में मलबूस थी जिसमें उसका चेहरा दमक रहा था। वो गालिबन मस्जिद से आ रही थी। उस वक्त तो उधर पढ़ाने जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आ गई? उसे आते देखकर महमल ने मुस्कुरा कर मुखातिब किया। हाँ, बस जरा थक गई थी। वो थकान से मुस्कुराती उसी की तरफ चली आई। खाना खा लें? आपने दोपहर में भी नहीं खाया था? हाँ खाती हूँ, उसने थके थके अंदाज में कहकर उंगली से कनपटी सहलाई। उसकी मखरूती उंगली में चांदी की वही अंगूठी थी जो अक्सर देखती थी। जाने क्यों महमल को कदरे परेशान लगी थी। खैरियत फरिश्ते? मुझे आप टेंस लग रही हैं। नहीं तो? वो फिका सा मुस्कुराई। तभी फासले पे खड़े तैमूर ने पाइप फेंका और उनकी तरफ आया। वो टेंस भी है तो आप क्यों केयर करती हैं? जस्ट लीव हर अलोन। वो बहुत गुस्से और बदतमीजी से बोला था। महमल ने फरिश्ते की मुस्कुराहट को वाज़े अमान पड़ते देखा। उसका दिल दुखा। तैमूर बेटा, वो तुम्हारी खाला है, ऐसे बात। जस्ट गो, चली जाओ आप यहाँ से। वो पैर पटक कर चीखा, बिल्कुल हुमायूं का परतू। सॉरी सुन्नी। वो शिकस्तगी से उठी, बैग हाथ में लिया तेज से कदमों से लॉन की रोश पार कर गई। और जहाँ मेरी मामा हूँ मोहम्मद आया करो। उसके पीछे चिल्लाया था। महमल ने ताजुब से बरामदे में देखा जब फरिश्ते दरवाजा बंद करके गुम हो गई थी। तैमूर अभी तक लब बेचे बरामदे को देख रहा था। उफ, ये लड़का, कैसे समझाऊं इसे कि तुम्हारे बड़े तुम्हारे दुश्मन नहीं है। वो सब झटक कर रह गई। वो किचन में अपनी व्हील चेयर पे बैठी थी। गोद में टोकरी थी जिसमें मटर रखे थे। तैमूर बल्किस के साथ मरकज तक गया था। वो मटर छीलते हुए लाशौरी तौर पर उसका इंतजार कर रही थी। किचन का दरवाज़ा नहीं हुआ था। वो वैसे भी सिमत में बैठी थी कि लॉन्च से नजर ना आ सकती थी। तभी उसे बैरूनी दरवाजे खुलने की आवाज़ें और साथ कदमों की चाबी, फिर करीब आती आवाज़ें। मटर छीलते उसके हाथ ठहर गए। ऐसा कब तक चलेगा हुमायूं? वो आरजू थी और तंग कर कह रही थी। क्या? अनजान मत बनो, हम कब शादी कर रहे हैं? उनकी आवाज़ें करीब आ रही थी। वो दम साधी बैठी रहेगी। मटर के दाने हाथ से फिसल गए। कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या मतलब जल्दी? इतना अरसा हो गया है तुम्हें उसे तलाक दिए हुए। उसकी इद्दत खत्म हो लेने दो। और कब खत्म होगी वो? 1-2 हफ्ते रहते हैं। वो रसान से कह रहा था। वो दोनों वही लॉन्च के वस्त में खड़े बातें कर रहे थे। क्या उसकी इद्दत के खत्म होने से पहले हम शादी नहीं कर सकते? नहीं। उसका अंदाज इतना सर्द मेरा और कतई था कि पल भर को आवाज़ भी चुप रह गई।
मगर हुमायूं उसने कहना चाहा। कहा नहीं, वो अब सख्ती से बोला था। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो बेशक शादी न करना, जाओ चली जाओ। वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता गया। नहीं हुमायूं, सुनो, रुको। वो बौखला ही इसके पीछे लपकी। सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ें मध्यम हो गई। वो दोनों उससे दूर जा चुके थे। मामा, कितनी ही देर बाद तैमूर ने उसे पुकारा तो उसने चौंक कर सर उठाया। वो उसके सामने खड़ा था। तुम कब आए? वो संभली। मामा, वो आहिस्ता से इसके करीब आया। आप रो रही हैं? उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ उसके चेहरे पे गिरते आंसुओं पे रखे। वो हैरान रह गई। पता नहीं कब ये आंसू फिसल पड़े थे। आप न रोया करें। वो अब आहिस्ता से इसके आंसू साफ कर रहा था। महमल बीकी आंखों से मुस्कुराए उसके हाथ थाम लिए। मैं तो नहीं रो रही, आप रो रही हैं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। वो उसकी गलत बयानी पे खफा हुआ। अच्छा, अब तो नहीं रो रही। और शॉप से क्या लाए हो? चिप्स। उसने चिप्स का पैकेट सामने किया। और मैं इतनी देर से गया हूँ, पर आपने अभी तक मटर नहीं छिले। यू आर टू स्लो मामा। उसने मटर की टोकरी उसकी गोद से उठाई और काउंटर पे रख दी। आई बाहर चलते। रहने दो तैमूर, मेरा दिल नहीं कर रहा। बल्किस वो उसकी सुने बगैर बल्किस को पुकारने लगा। मामा को बाहर ले आओ। और अब वो अपनी नाकदरी का गम अंदर ही अंदर दबाती रहेगी। बड़े अरसे से लाइब्रेरी की सफाई नहीं हुई थी। वो कितने हफ्तों से सोच रही थी कि किसी दिन करवा ले। आज हिम्मत कर ही ली। बल्किस को तो कहने की देर थी, फौरन लगी। वो दरवाजे की चौखट पे व्हील चेयर पे बैठी हिदायत दे रही थी। ये वाली बॉक्स अंदर रख दो, उस तरफ वाली सामने कर दो, मैं से ये सब हटा लो और उस वाले शेल्फ में रख दो। झाड़ पोछ से गिर्द उड़ रही थी। सालों से किसी ने किताबों को साफ नहीं किया था। बीबी, उनको तो कीड़ा लग गया है। वो परेशान से कुछ किताबों के किनारे दिखा रही थी। तारीख की पुरानी किताबें। उनको अलग कर दो और वो दराज खाली कर दो, उसमें रख देंगे। अच्छा जी। बल्कि सब स्टडी टेबल की दराजों से किताबें निकाल रही थी। उनको उस आखिरी शेल्फ पे न सेट कर दो। उसने दराज से निकलने वाली किताबों के ढेर की तरफ इशारा किया। हाँ, कर दो। उसे भला क्या एतराज था। बल्कि स्फूर्ति और इन्हमाक से किताबें साफ करके ऊपर लगाने लगी। ढेर सारा हल्का हुआ तो उससे उन किताबों के बीच एक फूला हुआ खाकी लिफाफा रखा नजर आया। ये लिफाफा उठा कर दो, शायद हुमायूं के काम का हो। किताबें सेट करती बल्कि सुर्खी और खाकी लिफाफा उठाकर उससे थमाया। लिफाफा वसी नहीं था मगर फुला हुआ था। उसने उलट पलट कर देखा। कोई नाम पता नहीं लिखा था। ऊपर उखड़ी हुई सी टेप लगी थी जिसे खोल कर फिर लगा दी गई हो। पता नहीं किसका है। बिना किसी तजस्सुस के महमल ने टेप उतारी और लिफाफा गोद में उलट दिया। एक अदालती कागज और साथ एक सफेद खत का कोर गोद में गिरा। उसने जर्द अदालती कागज उठाए, उसकी तह खोले और चेहरे के सामने किया। स्टाम्प पेपर की तहरीर के नीचे बहुत वाजिया से दस्तखत थे। महमल इब्राहिम, फरिश्ते इब्राहिम। वो बुरी तरह से चौंकी और तेजी से ऊपर तहरीर पे निगाहें दौड़ाई। ये वही कागज था जो फवाद ने उससे और फरिश्ते से साइन करवाया था, वसीम से निकाह करवाने की शर्त पे, उसकी गर्दन पे पिस्तौल रखकर। मगर ये इधर हुमायूं की लाइब्रेरी में क्या कर रहा था? वो तो इस मामले से कतई लाइल्म था। ये मौजू कभी ज़ेर बहस आया ही नहीं। बस एक दफ़ा आगाजान के घर से वापसी पे हुमायूं ने उसे अपना हिस्सा लेने के लिए कहा था, मगर वो टाल गई थी। अगर वो बराह रास्त पूछता तो बता देती। फिर फरिश्ते ने भी नहीं बताया कि कागज उसके हाथ कैसे लगा और क्या वो उसी की वजह से उससे पसंद था। मगर इतनी बड़ी वजह तो नहीं थी। और ये कागज हुमायूं के हाथ लगा भी कैसे? एक तो फवाद के पास था। उसने दूसरा सफ़ेद लिफाफा उठाया। वो बेदर्दी से चेक किया गया था। उसने उसके खुले मुंह में झाँका। अंदर कुछ फोटोग्राफ थे शायद। महमल ने लिफाफा गोद में उलट दिया। चंद तस्वीरें उसके घुटने पर से फिसलती फर्श पे जा गिरी। उसने हाथ झुकाकर तस्वीरों को उठाया फिर सीधा किया। वो फवाद और महमल की तस्वीर थी। फवाद और महमल। वो साफ से उन तस्वीरों को देख रही थी। उनमें वो कुछ था जो कभी वक़्फ़ पजीर नहीं हुआ था। गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा फवाद और उसके कंधे पे सर रखे महमल। रेस्टोरेंट में डिनर करते फवाद और महमल। एक साथ किसी शादी की तकरीब में रक्स करते। काबिल एतराज़ तस्वीर, काबिल एतराज़ मनाजिर, वो सब जो कभी नहीं हुआ था। उसने फिर से तस्वीरों को उलट पलट कर देखा। उसका लिबास और चेहरा हर तस्वीर में जरा अलग था। कोई बच्चा भी बता सकता था कि वो फोटोशॉप या उस किस्म की किसी ट्रिक का कमाल है। पहली नज़र में वाकई पता नहीं लगता था, मगर बगौर देखने पे साफ जाहिर हो जाता था कि वो सब नकली है। हुमायूं खुद एक पुलिस ऑफिसर था। वो इन बच्चों वाली बातों में नहीं आ सकता था। और किसने ला कर दी उसको ये तस्वीर? क्या मुईज़ जो एक दफ़ा आया था इसीलिए आया था? उसके जहन में एक झमाका सा हुआ। पजल के सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे।
आरजू ने कहा था कि हुमायूं को उससे छीन लेगी। महमल को सजा सौरार हंसता बसता देखकर वो शायद शदीद हसद की आग में जलने लगी थी। उसे उसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर असद चचा की नागहानी वफात के बाद यकीनन वो लोग माली क्राइसिस का शिकार भी होंगे। ऐसे में महमल की तवील बेहोशी ने आरजू को उम्मीद दिलाई होगी और शायद ये सब एक सोचा समझा प्लान था। ये जाली तस्वीर बनाकर महमल और फरिश्ते का दस्तखत शुदा कागज हुमायूं को दिखाकर उसने हुमायूं को भड़काया होगा। मगर क्या हुमायूं छोटा बच्चा था जो उनकी बातों में आ जाता? क्या एक मंजावा पुलिस ऑफिसर इस किस्म की बचकाना खेल का शिकार बन सकता था? क्या बस इतनी सी बातों पे हुमायूं इतना बदजन हो गया था? अपनी बीवी से दूरी और आरजू से बढ़ता हुआ इल्तिफात, पजल का कोई टुकड़ा अपनी जगह से गायब था। पूरी तस्वीर नहीं बन रही थी। उसने बेख्तियार होकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। दिमाग चकरा कर रह गया था। बीबी तुसी ठीक हो? बल्कि से इसका शाना हिलाया तो चौंकी। हाँ, मुझे बाहर ले जाओ। उसे जल्दी से तस्वीरें लिफाफे में डाली। मुबादा बल्कि उन्हें देख न ले। पजल का कोई टुकड़ा वाकई गायब था।